सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ चुका है, लंग्स तक, एल्वोलाई तक आ चुका है। तो देखिए, अब सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन में ही ट्रांसपोर्ट आ रहा है, मतलब किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे हम, वो है फूड और ऑक्सीजन। मतलब फूड और ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाना। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहेंगे। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन्हें क्या चाहिए, परमानेंट फूड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। अगर उन्हें सरवाइव करना है, इस एटमॉस्फेयर में उनको सरवाइव करना है, तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन जिस वजह से हम लोगों को मिलता है, जिसके थ्रू मिलता है, और उसे कौन परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस फंक्शन को परफॉर्म करने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में कैसे सर्कुलेशन होता है, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हुआ या फिर फूड हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू होगा। पहला होता है हार्ट, अ पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, और सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लिम्फ। तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स मतलब समझ लीजिए कोई ट्यूब या फिर कोई पाइप, ठीक है, जिसके थ्रू जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई ब्लड है मान लीजिए, तो ब्लड में क्या होगा, O2 जो है वो मिक्स होगा। O2 क्या होगा, मिक्स होगा, और इस ब्लड वेसल्स के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, आगे अदर ऑर्गन्स में, अदर सेल्स में जाएगा ऑक्सीजन, और इसी के थ्रू हम लोग को क्या मिलता है। तो अब समझ में आया सर्कुलेटरी मीडियम। ब्लड के लिए मीडियम वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसी के साथ बाइंड होके अदर सेल्स में जाएगा। मतलब ये किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, ब्लड इसको पहुंचा रहा है। इसलिए इसकी वजह से इसको हम लोग मीडियम बोल दिया गया। मीडियम उसी को बोलते हैं जो एक चीज को दूसरे जगह तक पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि अब कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इधर वाले पार्ट को राइट एट्रियम, इधर वाले पार्ट को लेफ्ट एट्रियम। समझ में आया। नीचे वाले को इधर वाले को बोला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, और इधर वाले को क्या बोला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझ में आया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये कैसे ब्लड प्योरीफाई होता है, ब्लड में कैसे ऑक्सीजन जुड़ता है और कैसे जाता है अदर सेल्स में। तो देखिए, आर्टरीज और वेन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, सबको पता चल गया। जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स रेस्पिरेशन कर चुके हैं, तो उसके एंड प्रोडक्ट में क्या आएगा, CO2 आएगा। अब ये CO2 जो है ब्लड में मिक्स हो जाएगा। किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो CO2 वाले ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जिस ब्लड में CO2 प्रेजेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इस सेल्स के पास क्या है, जो रेस्पिरेशन कर चुका है उसके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट तक ले जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट तक ले जाता है, उसी ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन सा कहेंगे, इसको वेन्स कहेंगे। जो ब्लड के तरफ जाए, जो ब्लड वेसल ब्लड के तरफ जाता है उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। और जो ब्लड से
ब्लड को हार्ट से लेकर अदर ऑर्गन्स में भेजता है उसे आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड के तरफ जाता है, जो हार्ट के तरफ जाता है, जो ब्लड वेसल हार्ट के तरफ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और जो ब्लड ले करके हार्ट से अदर सेल्स में जाए उस ब्लड वेसल को हम लोग आर्टरीज कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये मूवमेंट होता है। सबसे पहले देखेंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बॉडी से मतलब रेस्पिरेशन करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, उसमें CO2 मिक्स हो जाएगा। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाएगा, मतलब किसी सेल्स से वो किस में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। और किसके हेल्प से जा रहा है, वेना कावा के हेल्प से, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा के हेल्प से जा रहा है वो ब्लड। किस में गया, एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में गया। अब जब ब्लड इसमें फिल हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, और इसका सारा ब्लड जो है जब वो सिकुड़ेगा तो इसका सारा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स है, ठीक है, तो सारा ब्लड आराम से राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। अब जब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो जाएगा तो वो ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये राइट वेंट्रिकल जब भर गया ब्लड से तो राइट वेंट्रिकल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ गया। अब इसमें का ब्लड जो है वो फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, लंग्स में चला गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब वो लंग्स में जाएगा तो लंग्स के पास तो ऑक्सीजन होगा, तो वो जो ब्लड है CO2 वाला, उसमें से CO2 निकल जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और O2 जो है उस ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। जब O2 ब्लड के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड उसी को कहते हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, तो हार्ट के किस पार्ट में आएगा, हार्ट के किस पार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। देखिए लेफ्ट एट्रियम में गया, फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। उस टाइम लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या था, लेफ्ट एट्रियम जो था रिलैक्स था। अब उसमें ब्लड फिल हो गया लेफ्ट एट्रियम में। जब ब्लड फिल हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वो जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा ब्लड किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया। अब जब पूरा भर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद किस में चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू जाएगा, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू कहाँ चला गया, बॉडी पार्ट्स में चला गया। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को क्या मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अब यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ये सर्कुलेशन क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, फिर देखिए ये बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से राइट एट्रियम में जाएगा, फिर से राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग्स क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वाया एओर्टा बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट्स भी होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स में 3 पार्ट्स आते हैं, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स और WBC। ठीक है, अब देखते हैं RBC क्या होता है। आर carries respect gas O2 and CO2, contain hemoglobin, impart red color to
बी ब्लड, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए आरबीसी क्या करता है। आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आरबीसी किसके साथ कंबाइन हो जाता है, O2 के साथ। उसके पास एचबी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एचबी, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, किसके पास प्रेजेंट होता है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ही ब्लड को रेड कलर देता है। जो हम लोग का ब्लड है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी वजह से हम लोग का ब्लड जो है वो रेड होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। और इसी के साथ, इसी हीमोग्लोबिन के जुड़ने की वजह से ही आरबीसी में O2 प्रेजेंट होता है। अब ये आरबीसी में जो O2 है वो अलग अलग पार्ट्स में इसी के थ्रू जाता है। समझ में आया। अब देखिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कहीं ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, देखिए हम लोग का कोई पार्ट जो है कहीं पे या फिर हाथ में या फिर पैर में कहीं चोट लग गई और ब्लीडिंग आने लगी, ब्लीडिंग आने लगी, लगातार ब्लीडिंग आ रही है। अब वो ब्लीडिंग का रुक जाना ही ब्लड क्लॉट कर जाता है, तभी ब्लड क्या होता, ब्लीडिंग रुक जाती है। कैसे, फाइबर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, वहाँ पे फाइबर्स का, छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स किसके काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है। WBC provides body defense by engulfing the germ cells producing antibodies। WBC डिफेंस का काम करता है, हम लोगों को बचाने का काम करता है। किससे बचाने का काम करता है, जर्म सेल से। जो भी हम लोग के अंदर अगर जर्म्स जाएंगे उनको क्या करेगा, वो इनगल्फ कर लेगा और इनगल्फ करके उनको मार देता है, और मार देता है जिससे हम लोग बच जाते हैं। मतलब वो बचाने का काम कर रहा है, डिफेंस का काम कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है जर्म्स के अगेंस्ट। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उनको मार देता है, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। तो वो डिफेंस का काम कर रहा है, कौन, WBC, ठीक है। तो आरबीसी क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था। उसके पास क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, और जिसकी वजह से आरबीसी का कलर जो है वो रेड इन कलर होता है। अब देखिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था। WBC क्या कर रहा था, डिफेंस का काम कर रहा था। तीनों का फंक्शन समझ में आया। अब बात करेंगे लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा का। लिक्विड कंपोनेंट में कौन होता है, प्लाज्मा। Plasma, a yellow color fluid, contain 90% of water and 10% of organic substances like plasma protein with albumin, globulin, inorganic minerals, ions। देखिए प्लाज्मा जो है एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। येलो कलर का क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें 90% वाटर होते हैं। 90% वाटर होते हैं और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक कुछ मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस और प्रोटीन्स वगैरह को ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। तो 90% तो वाटर ही होते हैं, इस वजह से ये लिक्विड कंपोनेंट में आया है। और 10% कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, लिम्फ के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। A a yellowish fluid escapes from the blood capillaries into the intercellular space, contains less protein. The blood vessel lymph flow from the tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs। अब देखिए लिम्फ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कैपिलरीज जो हैं, पतली पतली कैपिलरीज, इनके थ्रू जो है लिम्फ जो है वो लीक करने लगता है। बहुत सारी कैपिलरीज हैं, लिम्फ बीच बीच में से लीक करके बाहर आ जाता है। जो बाहर के स्पेस है ना, उसके बाहर आ जाता है, लिम्फ लीक कर करके उसके बाहर आ जाएगा और अपनी जगह को छोड़ के इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा, इस कैपिलरीज को छोड़ छोड़ के, ठीक है, ठीक है। और कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, ठीक है, हार्ट में जाएगा। और ये क्या काम करता है, लिम्फ जर्म्स को खत्म करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जर्म्स को खत्म कर देता है। इसके अंदर प्रोटीन्स नहीं पाए, बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत थिन होगा, तभी तो इस कैपिलरीज से बाहर आ रहा है। कैपिलरीज से बाहर आ रहा है क्योंकि बहुत थिन होगा, तो प्रोटीन कैसे कंटेन होगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो लिम्फ क्या होता है, जो कैपिलरीज से लीक करते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो फ्लूइड होते हैं, और वो कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। और किससे बचा, क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का, जर्म्स को खत्म कर देता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में तो हम आप लोगों को थोड़ा बहुत व्यू दिए हुए हैं। आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। आर्टरीज देखिए सेम वही चीज लिखी है यहाँ पे, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। मतलब इसका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था। मैंने बताया आप लोगों को कि हार्ट में जो है वेन्स इसकी तरफ जाता है, यानी सेल्स से वेन्स जाता है। तो सेल्स से जब जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, क्योंकि इसमें CO2 मिक्स होगा। और हार्ट से जो ब्लड लेके जाएगा उसे आर्टरी कहते हैं। तो ये जब हार्ट से लेके जाएगा, यानी लंग्स इधर ऑक्सीजन के साथ ब्लड भेजा है, उसी ब्लड को ये लेके जाता है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सेम यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये एक्सेप्शन है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेके सारे ऑर्गन्स में पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारे ऑर्गन्स को देता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका, ये बहुत थिक होता है और इलास्टिक होता है, मतलब मोटा होता है और इलास्टिक होता है। अब देखिए वेन्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। वेन्स क्या होते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बाकी सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, हार्ट क्या करता है, ये सेल्स से, वेन क्या काम करता है, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और हार्ट को देता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। इसे हम लोग कलेक्टिंग वेसल भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारे सेल्स से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और हार्ट को देता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेसल भी बोला जाता है। अब देखिए थिन एंड लेस इलास्टिक, मतलब ये थोड़ा सा पतला होता है और लेस इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन आर्टरीज। आर्टरी के कंपेयर में ये थोड़ा सा पतला होता है और लेस इलास्टिक होता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन अ प्लांट। दो ऐसा जो है कंडक्टिंग पाथवे है प्लांट में, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या करता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब ये रूट से क्या करेगा, मिनरल्स और वाटर को लेगा, किसको लेगा, H2O को लेगा और मिनरल्स को लेगा, और अपर पार्ट में क्या करेगा, अपर पार्ट्स में देता है। किसके हेल्प से जाता है, जाइलम के थ्रू। तो जाइलम क्या करेगा, मिनरल्स और वाटर को लेकर के अदर पार्ट्स में देता है, रूट से लेता है और अदर पार्ट्स तक भेजता है। इसमें क्या होता है, नो एनर्जी इज यूज्ड, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होता है। अब फ्लोएम देखिए क्या होता है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, मान लीजिए लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाया, ठीक है। अब इस लीफ से क्या होगा, फ्लोएम जो क्या करेगा, इस लीफ से खाना को लेगा, जो फूड बनाया है लीफ, उस फूड को लेकर के अदर पार्ट्स में देता है, स्टीम को देगा, रूट को देगा, सारे पार्ट्स को देगा। और इसमें क्या होता है, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम ATP। एनर्जी क्या होता है, इसमें एनर्जी यूज होता है, फ्लोएम वाले पार्ट में एनर्जी यूज होता है, लेकिन जाइलम में एनर्जी नहीं यूज होता है। अब बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है, ना, किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है।
भाप के फॉर्म में लॉस होना, पानी का लॉस होना वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से, प्लांट के एरियल पार्ट से। वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वही क्या कहलाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। समझ में आया? अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। पुल को क्रिएट करके क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर करता है। मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और अपवर्ड मूवमेंट करने का काम। अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, मतलब वाटर तो रूट से लेगा ना, वो रूट से लेगा, तो यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, रूट्स नीचे होते हैं और ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है, यानी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग पढ़ चुके, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ, मतलब लीफ जो है वो अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लीफ ही तो खाना बनाता है प्लांट का। अब इस लीफ से फूड को अदर पार्ट्स में पहुंचाना, प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों फूड फैक्ट्री बोलते हैं? क्योंकि लीफ ही तो खाना बनाता है, लीफ ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। अब उस खाने को अदर पार्ट्स में और ट्रांसपोर्ट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। समझ में आया? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है और कैसे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।